ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 52वीं कड़ी। आज की कड़ी में आप सुनेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे हैं डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आकाशवाणी का ये खास कार्यक्रम बिल्कुल आपके लिए। और इस कार्यक्रम में हम जो बातें करने जा रहे हैं वो बहुत खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के जॉइंट कोलैबोरेशन से एक बहुत ही बेहतरीन धारावाहिक हमने श्रोताओं को सुनवाया और वो था आने वाला कल। ये शीर्षक इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें हम बातें कर रहे हैं, उसका जो मुद्दा था वो ये था कि आगे जो ज़िंदगी होने वाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही, यानी एआई पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है और हमारे आपके जीवन में इसका क्या महत्व है। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि एक सफलतापूर्वक जब कोई धारावाहिक चलता है, लोगों के बीच पॉपुलर होता है, तो निश्चित तौर पर एक खुशी महसूस होती है क्योंकि इसको सोचने में, इसको एग्जीक्यूट करने में और लोगों को पहुंचाने में, और ख़ासकर जब लोगों के तरफ से अप्रिसिएशन आता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो आज हमारे साथ विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर डॉक्टर नकुल पराशर और साथ ही डॉक्टर बी के त्यागी हैं। आपका सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे और मुबारकबाद देना चाहेंगे इस विशेष धारावाहिक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जान के बड़ा खुशी भी होती है और एक तरफ थोड़ा सा एक ऐसा सा एहसास भी होता है जब वो का एक समापन की तरफ आता है और लगता है कि और ये इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। अच्छी चीज़ें दरअसल ऐसे ही होता है और ख़ासकर जब आपका एक रास्ता कायम हो जाता है उन सुनने वाले लोगों के साथ और एक ऐसी आत्मीयता सी हो जाती है। क्योंकि जो मैं नाम अभी त्यागी जी के पास देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस पूरे गुज़िश्ता साल भर के जितने भी हमारे तमाम कार्यक्रम थे, एपिसोड्स थे, उन सब के अंदर उनके नाम बार बार आते रहे, जाते रहे। तो जब एक ऐसा अनकहा एक रिश्ता कहने वाले के साथ और सुनने वाले के साथ जुड़ जाता है, माध्यम होता है रेडियो, तो फिर वो आगे तक बात चली जाती है और हम अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए और जिम्मेदारी सी महसूस करते हैं। और ख़ासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जब बात हो तो उसके अंदर जब तक ऐसी रोचकता ना हो जिससे कि आम आदमी जो उसको आमतौर पर ड्राई और ड्रैब मानता है उससे हट के उसको एंजॉय करने लगता है, जीवन के अंदर एक वैज्ञानिक सोच का उसका शुरुआत होती है और सफलता और लाभ किसको मिलता है? ना सिर्फ शहरी को मिलता है बल्कि पूरे राष्ट्र को मिलता है। तो इस कार्यक्रम को जिसको त्यागी जी ने बनाया, सोचा, ब्रेन चाइल्ड है उनका, उसकी ये जो सफलता है उसके लिए वो तो खुद भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतना ही उनका हक बनता है जितना कि सुनने वालों का बनता है। तो मैं अब ज़्यादा वक्त ज़ाय किए बिना गुजारिश करूंगा त्यागी जी से कि वो उन सब हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोताएं हैं उन सब के नाम पढ़ें, उनसे आय पत्रों के बारे में बात करें, प्रश्नों की बात करें और हमको उस दुनिया में ले चलें जहाँ पे हम अपने सुनने वालों के साथ एक बार फिर से चलते चलते एक रास्ता कायम कर सकें। मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि ये समापन की ओर है तो इसमें एक निराशा का कहीं भाव मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये एक पड़ाव था जिसको हम पूरा कर रहे हैं और इसके बाद जो यात्रा है वो जारी रहेगी, जिसके बारे में हम प्रोग्राम के जो हमारा तीसरा जो भाग होगा उसमें करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आज जो मेरे पास पत्र आए हैं उसमें सबसे रोचक बात यह है कि जो हमारे लास्ट सेगमेंट के जो हमारी जो श्रृंखला थी या यानी कि जो एपिसोड थे उसमें जो हमने श्रोताओं से जो सवाल पूछे थे वो ऐसा सवाल नहीं थे जिसका कि कोई रेडीमेड आंसर हो, क्योंकि इसमें जनरली एक ऐसा हमने किया था कि जो सवाल हम श्रोताओं से पूछते थे उसका उत्तर कहीं ना
कहीं धारावाहिक में होता था, छुपा रहता था उसी में। हाँ, और वो वहाँ से अगर उन्होंने वो सुना है तो वो मेमोरी बेस्ड होता था। लेकिन इस वक्त जो इस सेगमेंट में जो हमने सवाल पूछे थे वो उनका कोई रेडीमेड आंसर नहीं था, जहाँ पे हमारे श्रोताओं को सोचना पड़ रहा था, पढ़ना पड़ रहा था उसका जवाब देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े जवाब जी, पूरा पेज का जवाब जो है हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, जिसके बारे में जैसे कि एक सवाल था कि स्मार्ट सिटी की क्या विशेषताएं हैं, तो इसका वन लाइनर जवाब नहीं हो सकता, तो उन्होंने उन्होंने कहीं से उसके बारे में पढ़ा है और फिर अपना भी एक कहीं की विजन जो है वो उसमें डाला है, तो वो जवाब जो है वो लगभग 2 से 3 पेज पर आ रहा है। तो ये हमारे श्रोताओं को मैं सलाम करता हूँ कि आपने मतलब हमारा भी कहीं की एक हौसला बढ़ाया, बिल्कुल, कि आप हमारे कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से सुनते हैं। और हमारी जो इसमें गुजारिश रहती है कि आप इसमें भाग लें, इसको पार्टिसिपेटरी बनाएं, तो वो मुझे ये पूरा सामने जो है वो दिख रहा है। और इसमें मैं एक जो विशेष पत्र है जिसके बारे में मैं पढ़ना चाहूँगा, वो एक हमारे श्रोता ने लिखा है और एक सवाल भी पूछा है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्टिव एपिसोड की जो स्ट्रक्चर है उसमें ना केवल सही जवाब देने पर अगर हमारे किसी श्रोता का सवाल भी शामिल किया जाता है तो वो भी हमारे पुरस्कार के पात्र होते हैं। तो ये हमारे जो श्रोता हैं ये भारती नागनपुरे हैं और ये हैं खंडवा से हैं, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम हमारी ओर से विज्ञान धारावाहिक आने वाले कल की पूरी टीम को प्यार भरा नमस्कार और साथ ही हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयाँ। जी। और आगे लिखा है, मैं कुमारी भारती नागनपुरे MA अर्थशास्त्र प्रथम की छात्रा हूँ। मैं एक दिव्यांग छात्रा हूँ। आपका कार्यक्रम विज्ञान धारावाहिक आने वाले कल का प्रत्येक एपिसोड बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती हूँ। आपका यह कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके कार्यक्रम को सुनने के लिए अपनी सहेलियों को भी प्रेरित करती हूँ। और मैं देख रहा था कि इस बार ये भारती जी, ये आपके ही प्रयास का कहीं की रिजल्ट है कि इस बार जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पत्र हमें आपके डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके फ्रेंड्स ने और आपने जो अपने जो दोस्तों को प्रेरित किया उसका जो रिजल्ट है वो इन पत्रों के रूप में भी हमारे सामने आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आगे वो बात कहती हैं कि महोदय जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है जो इस प्रकार है कि कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। और उसके बाद कहा कि आपकी पूरी टीम को एक बार पुनः धन्यवाद। डॉक्टर पारेशर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब लिटरेचर के हिसाब से हम देखें तो एक नाम आता है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले भी वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो परिकल्पना थी वो थी किसी न किसी रूप में, लेकिन उसको एक शब्द जो है जो टर्मिनोलॉजी दिया, कॉइन किया वो जॉन मैकार्थी ने किया, और वो मेरे ख्याल से 1950 के दशक के मध्य में किया। हाँ। और ये हमारे जितने भी विकिपीडिया, जितने भी हमारे सोर्सेस हैं वो सब जॉन मैकार्थी के लिए करते हैं। हाँ। पर हमारे यहाँ देश के अंदर अगर आप देखें तो अगर हमारा जो साहित्य है जिसमें इसकी परिकल्पना है, जिसमें इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे बहुत सारे प्राचीन जो ग्रंथ है, लिटरेचर है, उसके अंदर बहुत सारा ऐसा फिक्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, बट वो काफ़ी कुछ ऐसा फिक्शन था जो हमारे को बहुत, अगर आप आज की कड़ी से जोड़ें तो हमने वहाँ तक उसको विजुअलाइज किया। तो ये वो सिलसिला वहाँ से शुरू होता है जो आज स्मार्ट मशीन और रोबोट पे जाके ख़त्म होता है। बिल्कुल। तो इसमें मतलब ये सवाल एक ठीक है जो मैकार्थी का नाम हमने लिया, वो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया और उसके बाद से एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट जो है ये 50s के बाद शुरू हुआ, लेकिन उसकी जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में पहले से विद्यमान थी। तो ये मुझे लगता है कि भारती जी आपके सवाल का जो जवाब है शायद आपको मिल गया होगा। और ऐसे ही कुछ और सवाल है जो मैं डॉक्टर पारेशर आपसे जानना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि क्या ऑटोमेशन से, क्योंकि ऑटोमेशन पे हमारा एक एपिसोड था इसमें, क्या ऑटोमेशन से रोजगार पे खतरा मंडरा रहा है जी? क्या रोजगार के जो अवसर हैं वो क्या कम हो जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन रहा है
खासकर हमारे युवा वर्ग में कि जैसे जैसे इसका मतलब बढ़ावा होगा तो रोजगार के जो अवसर हैं वो कम हो जाएंगे। तो मैन पावर बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं, पर इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि ऑटोमेशन से रोज़गार का खतरा नहीं बल्कि इसके लाभ होंगे। और ये चीज़ एग्जैक्टली अगर आप आज से 25-30 वर्ष पहले जाएं, जब कंप्यूटराइजेशन सब जगह हो रहा था, तब भी ये परिकल्पना थी। इंडस्ट्री 3.0 से जैसे हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़े और अब जब हम इंडस्ट्री 5.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले जितने रोज़गार के एवेन्यूज़ थे उससे कहीं गुना कहीं ज़्यादा नए एवेन्यूज़ पैदा हो गए हैं और वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि उसको करने वाले लोग नहीं हैं। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि अगर आप इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए किसी भी अवयव को अपना रोज़गार का ज़रिया बनाते हैं तो आप शीघ्र ही एक अच्छे करियर की तरफ, एक अच्छे रोज़गार की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज देश में और विदेशों में सब जगह इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अनुप्रयोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इतने स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं, इतने नए नए रोज थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं कि उनको लगातार लोगों की आवश्यकता है। और यकीन माने ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग को किस तरह से आप मशीन को ट्रेन कर सकते हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ है। तो अगर आपने कोई भी प्रोसेस, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको डेटा साइंटिस्ट होना ही ज़रूरी है, आप अपने क्षेत्र में अगर विद्वान हैं तो आप एक डेटा साइंटिस्ट के साथ मिलके अपना अनुप्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं और आप एक डेटा साइंटिस्ट के साथ बैठ के काम करते हैं तो आप बायोमाइमेटिक्स के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अगर आप एक लॉयर हैं तो अपने केसेस के बारे में अगर आपको समरी लिखवानी है तो आप डेटा साइंटिस्ट के साथ जुड़ें तो आप न जाने कितने सारे ऐसे केसेस जो 50 सालों से आपके पास पड़े, जिनके लिए आपको किताबें निकाल के खोल के देखना पड़ता है या आपको कंप्यूटर के अंदर जाके कीवर्ड सर्च करना पड़ता है, वो अगर आप आर्टिफिशियल, वो बिल्कुल टिप्स पे होगा। और वो ऐसे टिप्स पे होगा कि आपको एक केस से दूसरे केस को जोड़ने में आसानी होगी। तो ना सिर्फ आप लीगल में, ना सिर्फ हेल्थ में, ना एग्रीकल्चर में, ना वाटर में, जीवन के हर क्षण, हर पल, हर मोड़, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश हो चुका है, पदार्पण कर चुका है और आपके लिए नए रोजगार के अवयव और रास्ते तैयार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो डर है या जो कहें कि एक खौफ है, इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि ये ज़रूरत है कि शायद हमारे सभी युवाओं को अपने आप को इस नए उभरते क्षेत्र के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर पारिशर ने बताया कि लेकिन फिर भी जो हमारा डोमेन एक्सपर्टीज है, मैं चाहे लाइफ साइंस में हूँ या इंजीनियर हूँ, उसमें मेरी मास्टरी होनी चाहिए। तब शायद मैं एक डेटा साइंटिस्ट के साथ मिलके इस क्षेत्र में बढ़िया और बेटर काम कर पाऊँ। और आप ये भी देखें कि कभी भी कोई बदलाव आता है, ये तो एक आम बड़ा ऑब्वियस ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम हर समय बदलाव से थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, हमेशा अपने कंफर्ट लेवल में रहते हैं और उस कंफर्ट लेवल से बाहर निकलने के बाद ही हम उसका एहसास हो पाता है कि अरे इसमें तो ये था। तो पहाड़ के उसके पीछे कितना सुहावना मौसम है, तभी हो सकता है जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे, उसके लिए उतनी मेहनत करेंगे, वो मेहनत मेहनत जाया नहीं जाएगी, वहाँ पे भी एक रोजगार का नया अवसर निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये वेंचर आउट हमें करना पड़ेगा। वो जो एक बहुत ही पुराना शेर है कि सह सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो शख्स क्या जाने क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये घुटनों के बल जो चलने की आदत है, जिसको हमें कंफर्ट जोन कह रहे हैं, उससे हमें दौड़ लगाने जो है वो सीखना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा ब्रॉडर करना है। तो इस सवाल में एक जो एआई का जो भविष्य है वो भी आपने कुछ उस पहलू को भी छुआ। अब एक सवाल और था, वो ये कह रहे हैं कि एआई का उपयोग कौन कर सकता है, विस्तार से बताएं, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं एक दिमाग में है कि एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जो कि कुछ ही लोगों के काम आएगा। तो ये बिल्कुल फिर से मैं कहूँगा कि एक गलत अवधारणा है और इसके लिए जो हमारा सीरियल था वो एक ऐसा प्रयास था ताकि आपके मन में कोई भी भ्रांति, कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके मन में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसको हमने इन 52 कड़ियों के जरिए
अलग अलग अवयवों के ज़रिए अलग अलग विषय विशेषज्ञों के साथ मिलके और अलग अलग पहलुओं से अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की चेष्टा की, और ये भी एक ऐसे रोचक तरीके से ताकि वो आपको जल्दी समझ में आए और आप इससे ज़रा भी खौफज़दा ना हों और इसको इम्बाइब करें। रही बात कि इसका उपयोग कौन कर सकता है, तो मैं तो यही कह सकता, हर एक आदमी हर पल हर क्षण करता है। आप चाहे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ें या आप कुछ भी लिख रहे हो पढ़ रहे हो, उसके अंदर आप चाहें कि मेरे को ये कंटेंट कैसे और जितनी जल्दी मिल सके वो हो सकता है। अब फिर दोबारा पढ़ने लिखने पे जाता हूँ कि आपने कुछ लिखा, उसको कैसे मैं चाहूँ कि मेरा ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा उसमें त्रुटि ना हो, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, कोई सिंटेक्स की मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर की परेशानी ना हो, और ये एक बड़ा बढ़िया सा टेक्स्ट निकल के जाए जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। तो इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ है, कौन जाने कल आपकी रोटी आपका रोबो बना रहा हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ऑलरेडी एआई का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि एआई ऐसा क्षेत्र है जो सभी के काम आने वाला है। इसीलिए इसको जो चौथा क्रांति के रूप में हम कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पूरे दुनिया में हर आदमी के जीवन को प्रभावित करेगा, उनके रहन सहन के ढंग को बदलेगा और उसको प्रभावित ना केवल प्रभावित करेगा बल्कि बदलेगा जी। तो इसीलिए ये चौथी क्रांति के रूप में हम इसको जान रहे हैं। और इसमें एक सवाल और था कि वो क्या, क्योंकि आप जैसे हम कहते जा रहे हैं कि जो मशीनें हैं वो बहुत स्मार्ट हो जाएंगी, जैसे आपने कि जो कोडिंग वाला जो आपने बात कही कि वो करके हम मशीन को जितना और इनपुट दे पाएंगे वो उतना और सक्षम उसको हम करते जाएंगे। पर क्या कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जो मशीनें हैं वो आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए? क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो जो एक फैक्टर है ना, फ्रैंकेनस्टाइन फैक्टर, कि मशीन आपने बनाई और या एक डेविल आपने क्रिएट करा और वो डेविल ऐसा हो गया कि आपसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया, बातों को नहीं मान रहा। हाँ, तो या उसने अपना ही सिस्टम बना लिया। तो वो इस बात को एक दिमाग में ये लाता है कि क्या मशीन इतनी स्मार्ट हो सकती है कि वो आदमी की बुद्धि से भी ऊपर चली जाए? इस सवाल के बारे में आप कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि फिलहाल तो आज के दौर में जहां हम सब बैठे हैं, ये कहना तो स्पष्ट है कि बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मनुष्य ने। बिल्कुल। तो मनुष्य आखिरी चाबी तो अपने पास रखेगा, और वो चूंकि आखिरी चाबी उसके पास होगी तो उससे ऊपर उससे आगे जाने की अभी संभावना दिखाई नहीं देती है। पर कुछ अनुप्रयोग ऐसे होंगे, कहीं ऐसी जगहों पे काम हो रहा होगा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए प्रोडक्ट्स हो सकता है कि आपका जीवन इतना सुगम कर दें कि वो आपको उनके प्रति आप थोड़ा एक पैरासिटिक नेचर हो जाए कि आप उन पे इतने आश्रित और अवलंबित हो जाएं कि आप कहीं ऐसा ना हो कि वो जैसा कहे वैसा आप करने लगे। तो वहाँ पे ये एक बड़ा प्रोफेटिक सा और बड़ा एक वैसा फिलोसफिकल सा उत्तर जरूर लगेगा। क्योंकि मनुष्य ने इस सब का किया है, लिहाजा ये कह पाना कि मनुष्य के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ प्रोडक्ट इतना हावी हो जाएगा कि वही उसको रूल करेगा, चलाएगा, ये मुझे तो अभी नहीं संभव लगता। क्योंकि कहीं भी जो भी बनाता है वो आखिरी चाबी तो अपने पास रखता ही है। मुझे आपकी बात पे एक लोक कथा का एक वाकया याद आ रहा है कि एक गुरु थे जो पहलवानी सिखाते थे, और वो अपने जो सारे गुर हैं उसने अपने चेलों को सिखा दिए। तो एक चेला थोड़ा नाशुक्रा था, उसने अपने गुरुजी को ही चैलेंज कर दिया कि क्योंकि गुरुजी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया और अब मैं गुरुजी को हरा सकता हूँ कुश्ती में। तो अब वो चैलेंज पब्लिकली कर दिया, तो गुरुजी मान गए और गुरुजी ने 1 मिनट में उसको पटकनी दे दी। बोला, गुरुजी ये गुरु तो आपने सिखाया नहीं था मुझे। तो उसने बोला कि गुरु मैं ही हूँ, गुरु हूँ तो मैं गुरु मैं ही रहूँगा, और कभी भी अपनी जो सारा स्किल है वो मैं नहीं दूंगा। एक जो चीज़ है वो जीतने के लिए मैं अपने पास रखूंगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ये बात बिल्कुल खरी उतरती है। बचपन में हम सबने सुना है कि वो हमेशा कहा जाता है कि बिल्ली ने सब कुछ सिखाया शेर को, पर पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। हाँ। अब हम बात करेंगे जो हमारे इस बार लगभग जो 7 विजेताओं का चुनाव हमने किया है, जिसमें जो ये दुर्गेश नागनपुरे हैं खांडवा से, मध्य प्रदेश से, और इन्होंने सवाल भी पूछा था। तो ये है डेजी सुल्ताना बराजल गोहांग पार
नालबारी असम से। ठीक है। और सुधा बराल हैं, ये मस्जिद मोड़ दिल्ली की हैं। और ये हमारे अगले जो विनर हैं ये हैं अर्चना द्विवेदी, ग्राम जमरेही सानी जालौन, डाक मजीट उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और फिर हैं ये दीपक ठाकुर, ग्राम खाकल, तहसील कौंच, जालौन, यूपी से। और भारती नागनपुरे, जिनका मैंने पत्र भी जो है वो शामिल किया था, जिन्होंने कहा कि वो दिव्यांग हैं। हाँ जी। और जो आखिरी हमारे इसमें विनर है वो है विशाल टी राठौर, ये शकुंतल नगर, जोलाना, महाराष्ट्र से। जालना, महाराष्ट्र से। तो इन लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आप विनर्स हैं। और इसी तरीके से जिस तबीयत से आपने इस पूरे कार्यक्रम को, इस 30 मिनट्स ड्यूरेशन इस कार्यक्रम का, लेकिन इसमें इतना रिसर्च वर्क होता है और इतना इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है कि लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ ही नहीं पाते, साथ ही साथ इसमें प्रतिभागी भी हो जाते हैं। और यही बात है कि उनका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, क्योंकि उन्हें 2 सवाल हमेशा ही पूछे गए होते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। तो एक राब्ता से, जैसा कि परिषद से ने कहा भी, कि वो बन जाता है लिसनर्स के साथ हम लोगों का। तो बहुत ही अच्छी सी जानकारी आपने दी और विनर्स के नाम भी अनाउंस कर दिए। अब मेरा ख्याल है कि हम कुछ और भी चाहें तो अनाउंस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे साथ हमारे विज्ञान प्रसार के निदेशक महोदय जो हैं वो विद्यमान हैं। तो हमारा जो, जैसा मैंने कहा कि ये धारावाहिक का हम 52वीं कड़ी जो है, अंतिम कड़ी है इस श्रृंखला की जी, और आने वाला कल की। और जो एक पड़ाव जो है वो हम आज पूरा कर रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही एक नए पड़ाव की ओर बढ़ेंगे और उसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे निदेशक महोदय देंगे। तो सर, हमारा जो अगला जो बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बड़ी खुशी और बड़े फख्र की बात है कि जैसा आपने कहा कि एक नए सीरियल का आगाज़, एक नए सीरियल की शुरुआत जल्द ही करेंगे और जल्द ही हम अपने श्रोताओं के से दूर न रहते हुए कुछ नया करने का एक छोटा सा अंतराल ज़रूर होगा, लेके चलते हैं। हाँ। पर इस सब के दौरान एक खुशी इस बात की है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे नए आने वाले जो सीरियल है उसका भी आधार होगा। और वो क्या है, हम सब जानते हैं। अगर किसी देश को अपने पैरों पे खड़ा होना है, मजबूत होना है, आत्मनिर्भर होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत मजबूत हो, आगे हो और उसको आगे ले जा सके। और इसके अंदर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस सीरियल से जो कुछ आपने सुना उसका बहुत कुछ अनुप्रयोग आप अगले आने वाले सीरियल में सुनेंगे, समझेंगे। और उसका नाम अभी हम थोड़े दिनों में आपके साथ साझा करेंगे, पर उसका जो थीम है वो होगा सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत के, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे हम काम करेंगे, अलग अलग सेगमेंट्स पे बात करेंगे। और उन सेगमेंट्स की अधिक जानकारी के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर त्यागी से कि वो उनका थोड़ा सा एक अगर इंट्रोडक्शन ऐसा दें ताकि वो एक इंटरेस्ट बरकरार रहे और वो हमसे जुड़े रहें। ओवर टू डॉक्टर त्यागी। धन्यवाद परिषद जी। मैं श्रोताओं से यही बात कहना चाहूँगा कि अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ना प्रभावित हो। और उसमें कुछ जगह में हमारी ऐसी कहीं की एक कमी हमें मालूम पड़ती है कि उसके लिए हमें जो सहायता है वो शायद बाहर से लेनी पड़ती है, या वो सामर्थ्य या कैपेबिलिटी वो शायद हम में नहीं थी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये परिकल्पना की गई है कि हमारी जो निर्भरता है बाहर से चीज़ें मंगाने की उस पर घटे, बल्कि हम अपनी चीज़ों को बाहर भेजें। इसमें क्योंकि धारावाहिक ये विज्ञान से संबंधित होगा, तो हमारे वो कौन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं जिसमें हमने आत्मनिर्भरता जो है वो हासिल कर ली है, कहाँ तक कर ली है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करते हैं कि जब हमें अपना PSLV के लिए वो इंजन की आवश्यकता थी, तो जिन देशों से हमारी बात हुई थी उन्होंने मना कर दिया कि इसका उपयोग जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल दागने के लिए भी किया जा सकता है। तो लास्ट मोमेंट पे वो हमें सहायता जो है नहीं मिली। लेकिन 10 साल
15 साल के में एक अभियान के तहत ये बात तो हुआ कि हम अपना बनाएंगे, और आज हम उसमें वो हमने विकसित कर लिया है। तो हमारी आत्मनिर्भर उस क्षेत्र में हो गई है। और तभी हम देख रहे हैं कि स्पेस साइंस में हमारा जो वो कहें कि आज की तारीख में हम पूरी दुनिया के जो सैटेलाइट हैं वो अंतरिक्ष में लेके जा रहे हैं, और उसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। इनफैक्ट भारत जो है वो अब एक उदाहरण जो है उसने पेश किया है स्पेस साइंस में, कम लागत में। ठीक इसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लियर साइंस का जो क्षेत्र है, जिसमें हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं और कहाँ अभी कितनी जगह बची है, और कितना क्या क्या उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो होगा। और ऐसे ही हमारा जो हेल्थ मेडिसिन का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में जैसे कि हम कहते हैं कि आज की तारीख में हम इतना खाद्यान्न पैदा करते हैं, हमें बाहर से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इस स्थिति में हैं कि हम उसको बाहर भेज सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी, तो एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, ये सारे सेक्टर आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या काबिलियत जो है इन क्षेत्रों में हासिल करी है, कंप्यूटर और कंप्यूटेशन में, सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं, डाटा साइंस की हम बात करते हैं, और उससे रिलेटेड जो ट्रेंड मैन पावर है, हम अब अपनी मशीनें खुद बना रहे हैं, और उनको ऑपरेट करने के लिए हमें बाहर से एक्सपर्ट या वो मैकेनिक्स नहीं बुलाने पड़ते। तो वो आत्मनिर्भरता की बात आ रही है। फिर ऐसी साइंस जो हमने सोसाइटी के लिए डेवलप करी है, खासकर जैसे हम पानी, पीने लायक पानी की बात करें, तो जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, वाटर फिल्ट्रेशन की है, वो सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे। और ख़ासकर जो 8 नए बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में है, जिसमें इंडिया एक दावेदार के रूप में, एक स्टेक होल्डर के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत करता है कि हाँ, हम ये इस क्षेत्र में भी आपके साथ कदम से कदम मिला के काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी में एस्ट्रोनॉमी भी है। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें रोड, टनल्स, आप देख रहे हैं कि हर दिन जो है एक नया रिकॉर्ड जो है स्थापित हो रहा है। और तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जो हम बात करेंगे कहानियों के माध्यम से, कि क्या क्या हमने इस तरह की जो आत्मनिर्भरता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल करी है, और किस ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा आने वाले धारावाहिक का विषय रहेगा। तो इस 52वें अंक में हमने अपने श्रोताओं को तो ये बहुत ही शुभ समाचार दे दिया, और जिस तरीके का स्नेह इन्होंने आने वाला कल कार्यक्रम को दिया, हमें उम्मीद है उसी तरह से वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसी तबीयत और प्यार से इस कार्यक्रम को सुनेंगे भी। तो आज अब इस कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। आपके यहाँ आने का डॉक्टर बी के त्यागी और हमारे निदेशक विज्ञान प्रसार के डॉक्टर नकुल पराशर जी, आप दोनों का यहाँ आने का और इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन, साथ में इतनी सारी जानकारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 52वीं कड़ी सुन रहे थे। आज की कड़ी में आपने सुनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे थे डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। परिचर्चा का संचालन कर रही थी विनीता ठाकुर। निर्माण और प्रस्तुति पंकज प्रतिपाठक। प्रस्तुति सहायक महविश। कार्यक्रम से संबंधित आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने विचार हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।